अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पार्ट 5 ऑफ द कोर्स। पार्ट 5 के अंदर हमने अपनी मिनी नोट ऐप को बिल्ड करना स्टार्ट करना है। जो भी कुछ हमने अभी तक किया है फाउंडेशनली, जितना कुछ अभी तक हमने पढ़ा है, हम इसको इस चीज़ के अंदर शुरू से रिवाइज करेंगे। हम देखेंगे कि दोबारा से अगर हमने नए राउट्स बनाने हैं, नए पेजेस क्रिएट करने हैं तो कैसे करने हैं। जो हमने डेटाबेस की क्लास को डिफ़ाइन किया है उसको हम कैसे यूज़ करके दोबारा से डेटा को फेच करेंगे और फिर अपने एप्लीकेशन के अंदर उस चीज़ को रेंडर करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी, नोट मेकिंग ऐप। आज के दिन हमने दो काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अपने नोट मेकिंग ऐप का डेटाबेस सेटअप करना है, और सेकंड हमने जो काम करना है वो ये कि डेटाबेस से सामान लेना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है और रेंडर करना है हमने ऑन पेजेस। दो पेजेस हम बनाएंगे। हम एक नोट्स का पेज बनाएंगे जहाँ पे सारे के सारे आपके नोट्स शो होंगे, और एक हम सिंगल नोट का पेज बनाएंगे जहाँ पे एक स्पेसिफिक नोट की इंफॉर्मेशन शो होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पहले टास्क पे आते हैं, डेटाबेस सेटअप। सेट अब डेटाबेस सेटअप के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप जैम्प कंट्रोल पैनल पे जाएं। वहाँ पे जाके आप सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल माई सीक्वल डेटाबेस को स्टार्ट करें। नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो ये कि आपने आना है अपने टेबल प्लस पे। टेबल प्लस पे आने के बाद अपनी जो डेमो आपकी ऐप थी उसी को ओपन करें। पहले हमारे कुछ पोस्ट का टेबल बना हुआ है, यूज़र्स का टेबल बना हुआ है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है इस टाइम। आपने यहाँ पे न्यू पे आना है। न्यू पे आके आपने अब हमारा नोट्स का टेबल तैयार करना है। एज ऑफ राइट नाउ हमारे नोट्स के टेबल में क्या होना चाहिए इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी अगर नोट होता है, ठीक है, पहली चीज़ तो उसके अंदर सिंपली कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो दो चीज़ें तो हमें यहाँ से पता लग गई कि एक नोट की आईडी तो होगी, ठीक है, वो तो हर किसी रो की आईडी होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड चीज़ हमें क्या पता लग गया कि यहाँ पे एक बॉडी हो सकती है, इसको आप बॉडी कह सकते हो, डिस्क्रिप्शन कह सकते हो, ठीक है। आपके नोट के अंदर दो किस्म के डेटा हो सकते हैं, एक उसकी आईडी हो सकती है जो उसको आइडेंटिफाई करेगी, और दूसरा उसके अंदर कोई ना कोई बॉडी हो सकती है। नेक्स्ट आपके नोट का कोई ना कोई टाइटल भी हो सकता है, ठीक है, जो डिफाइन करे कि आपके नोट के अंदर असल में किस चीज़ के बारे में चीज़ लिखी हुई है। तो आपके नोट का टाइटल भी हो सकता है। लास्ट चीज़ ये हो सकती है आपके नोट की कोई यूज़र आईडी हो सकती है। अब ये यूज़र आईडी क्या है? ये यूज़र आईडी आपको बताएगी कि आपका नोट किसने लिखा है, ठीक है। तो यूज़र आईडी, क्योंकि हम इसको आईडी कह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ तो ये तो एक बिल्कुल एक सीक्रेट की होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूज़र आईडी इस नोट की 22 है, लेकिन 22 से मुझे ये तो नहीं पता लग रहा कि ये किसने बनाया है। तो इस चीज़ को हमने कैसे टैकल करना है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ हमें पता लग गया है कि हमारे पास एक टेबल होगा नोट्स का जो सिर्फ नोट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। अब नोट्स के टेबल के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा? हमारे पास एक आईडी होगी, ऑब्वियसली वो इंटीजर होगी या नंबर्ड वैल्यू होगी, इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन होगी, राइट, और डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट होगा, उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख पाओगे। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? आई थिंक हम टाइटल को स्किप कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यूज़र आईडी यहाँ पर डाल देते हैं। तीन चीज़ें हैं जो मैंने ऐड की हैं। हमने टाइटल को स्किप कर दिए, हमने कहा है कि हमारा जो नोट्स है उसके अंदर हमारे पास एक प्राइमरी की होगी जो आईडी होगी, फिर नोट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने डिस्क्रिप्शन का नाम दे दिया, और वो नोट किसने लिखा है ये आइडेंटिफाई करेगा यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी भी जो है इंटीजर ही होगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेटअप करते हैं। जो ये चीज़ है, आप आए हम अपने टेबल प्लस के ऊपर, अगर आप देखो तो आपकी आईडी पहले से ही सेटअप है, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपने क्या करना है?
आपने इसके अंदर ऐड करना है कॉलम। कॉलम का क्या नाम होगा? कॉलम का नाम होगा डिस्क्रिप्शन। आपका डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट होगा, तो आपने यहाँ पे आके टेक्स्ट पे क्लिक कर देना। क्या आपका डिस्क्रिप्शन जो है वो नल हो सकती है? तो आपने यहाँ पे लिख देना नहीं, आपकी डिस्क्रिप्शन नल नहीं हो सकती। और आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। इस चीज़ को आपने सेव कर देना। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो कॉलम होगा वो होगा यूज़र आईडी का। अब यूज़र आईडी की कौन सी टाइप है? अगेन यूज़र आईडी की टाइप आपकी जो भी टाइप आपकी आईडी की है वही आपकी यूज़र आईडी की टाइप है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट 11। नेक्स्ट, क्या यूज़र आईडी आपकी नल हो सकती है? ऑब्वियसली नोट किसी ना किसी बंदे ने लिखा है तो ये चीज़ नल नहीं हो सकती। अब इस चीज़ को आप इस चीज़ को आप सेव कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये यूज़र आईडी, स्पेशली इस यूज़र आईडी से हमें कैसे पता लगेगा कि ये किसने लिखा है नोट। हमें एक यूज़र्स का टेबल बनाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यूज़र्स का टेबल होगा तो हमें पता लगेगा ना कि वो नोट किसने लिखा है। सेकंड जो टेबल हमने बनाना है वो है यूज़र्स का। पहला टेबल ये था, अब दूसरा टेबल हम बना रहे हैं यूज़र्स का। यूज़र्स के टेबल के अंदर आपकी ऑब्वियसली एक तो आईडी होगी, ठीक है, जो इंटीजर होगा, वो तो सबकी आती है आईडी। अब ये एक प्राइमरी की है। नेक्स्ट क्या होगा? यूज़र का नेम हो सकता है, ठीक है, तो नेम को आप वारकार के अंदर लिख सकते हो। इसके अलावा आपकी ईमेल हो सकती है, राइट, इसको भी आप वारकार के अंदर लिख सकते हो। और हम एज्यूम करेंगे कि हमारी जो ईमेल है वो यूनिक है, राइट। सो वापस आते हैं, हमारे यूज़र्स का टेबल बना हुआ है। इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर में जाना है। स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि हमारे पास एक नेम है जो वारकार 255 है और ईमेल है जो कि वारकार 255 है। अब नेक्स्ट तो हमने चीज़ ये करनी है कि हमने इस ईमेल के जो रो है इसको हमने यूनिक बनाना है। सो इसके अंदर हम इंडेक्स को ऐड करेंगे। आपने आके इस रो को सिलेक्ट करना है या इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, क्लिक किया, और इंडेक्स नेम वगैरह आपने नहीं देखना, इस चीज़ को छोड़ दें, बाकी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दें। आपने बस यहाँ पे आके कह देना इस यूनिक, यहाँ पे आप येस लिख सकते हो या आप ट्रू लिख सकते हो, ठीक है। और कॉलम नेम क्या है हमारा? ईमेल। इसको आपने सेव कर देना। अब होगा क्या, जब भी मैं ईमेल ऐड करने की कोशिश करूँगा जिसका नेम सेम होगा तो वो ऐड नहीं होगा। ऑब्वियसली एक अगर आपके वेबसाइट पे दो ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका ईमेल सेम है तो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, आपका ईमेल यूनिक होता है। अब लास्ट चीज़ जो रह गई है वो ये कि किसी ना किसी तरीके से इस यूज़र आईडी से मुझे पता लग जाना चाहिए कि किस यूज़र ने वो नोट बनाया है। तो हमने करना क्या है, हमने इस यूज़र आईडी को कनेक्ट करना है इस आईडी के साथ। अब इसका कनेक्शन किस तरह पॉसिबल होता है? आप दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हो फॉरेन कीज के ज़रिए। फॉरेन की, अब जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि एक टेबल की जो रो होगी वो एक फॉरेन यानी बाहर के टेबल के साथ आप कनेक्ट करोगे। हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, जब भी कोई नोट तैयार होगा वो कोई यूज़र तैयार करेगा, ठीक है, यूज़र की कोई ना कोई आईडी होगी, ये वाली आईडी ऑटोमेटिकली इस यूज़र आईडी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब भी हम कोई नोट खोलेंगे तो हम देख सकेंगे कि जिस भी यूज़र आईडी के बंदे ने वो बनाया होगा उस चीज़ को हम बाद में देख सकते हैं इन फ्यूचर के वो यूज़र आईडी किसकी है, और उसका फिर बंदे का हम नाम निकाल सकते हैं, उसका ईमेल निकाल सकते हैं। अब इसको यहाँ पे करके देखते हैं। अगर नोट्स पे आओ आप, यहाँ पे आके आपने ये फॉरेन की के टैब के अंदर अभी यूज़र आईडी हमारी एम्प्टी है फॉरेन की के अंदर, यानी कि फॉरेन की नहीं है। इसको आपने बनाना है क्रिएट अ न्यू फॉरेन की। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि टेबल आपका नोट्स है, कॉलम जो आपने चूज़ किया है वो यूज़र आईडी है। हमने रेफरेंस करना है हमारे यूज़र के टेबल को, और कौन से कॉलम को रेफरेंस करना है, हमने आईडी कॉलम को रेफरेंस करना है।
ठीक है। सो यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपकी फ़ौरन की तैयार हो गई है। इसके अंदर थोड़े से चेंजेस आप कर सकते हो, जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है ऑन अपडेट और ऑन डिलीट। इसका क्या मतलब है? अब अगर तो फेसबुक की आपकी कोई आईडी है, अगर आप वो डिलीट करते हो तो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपकी सारी पिक्चर्स वगैरह जितनी भी हैं आपके फेसबुक पे वो सारी डिलीट हो जाए। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कैस्केड। कैस्केड का मतलब ये है कि अगर यूज़र डिलीट होगा तो उसके सारे के सारे नोट्स भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। या फिर आप इसका कह सकते हो रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है कि अगर आप यूज़र डिलीट करते हो तो अगर तो पहले से सामान है डेटाबेस में उस यूज़र का, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि भैया आपका पहले से सामान है, पहले जाके उसको डिलीट करो, फिर आप अपनी एप्लीकेशन से खुद को डिलीट कर सकते हो। तो राइट नाउ हम इसको कैस्केड पे रख देते हैं। सो हमने क्या क्या काम किया है? अभी हमने अपने डेटाबेस को सेटअप किया, दो टेबल्स हमने डिज़ाइन किए। नोट्स के टेबल से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यूजर्स के टेबल से हमें पता लगेगा कि वो नोट किसने लिखा है। ठीक है। और इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने फॉरेन की का यूज़ किया। नेक्स्ट हमने अपने ईमेल को यूनिक रखा है, और आई थिंक इतना सेटअप हमारा काफ़ी है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमने अपने इस डेटाबेस के सेटअप को पेजेस के अंदर कैसे रेंडर करना है। पेजेस की तरफ, अपनी एप्लीकेशन की तरफ जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना डेटा टेस्ट कर लेते हैं। हम यूज़र्स पे आते हैं, यूज़र्स के डेटा पे आते हैं और इसमें कुछ डमी यूज़र्स ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कहते हैं कि एक हमारा यूज़र है इब्शाम, उसका ईमेल है ibsham@gmail.com। इसको सेव करेंगे तो वो कहेगा इब्शाम एक आपका यूज़र है, उसकी आईडी 2 है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला abd@gmail.com, और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। इसकी आईडी 3 है। अब अगर आपको याद हो, हमने अपने ईमेल को यूनिक करार दिया था। इसका मतलब ये है कि अगर इसी ईमेल का, सेम ईमेल का अगर कोई और बंदा इसमें ऐड होता है तो उस चीज़ को इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ऐड नहीं करना। तो अगर हम ऐड करते हैं दोबारा से, हम कहते हैं अब्दुल्ला बेक नाम का कोई बंदा है, और वो दोबारा से abd@gmail.com की आईडी या ईमेल डालना चाह रहा है। ठीक है। जैसे ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डुप्लीकेट एंट्री है, यानी कि आपने अपने ईमेल को यूनिक आइडेंटिफाई करने को कहा था, तो सेम ईमेल्स आप नहीं ऐड कर सकते। ठीक है। सो इस चीज़ को हम अब डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? हम अपने फॉरेन कीज़ को टेस्ट करेंगे। आप नोट्स के टेबल पे आओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा ऐड करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटा ऐड कर रहा हूँ, सोशल मीडिया इज डिस्ट्रॉइंग यंग माइंड्स, और इसको हम रेफरेंस कर देते हैं हमारी दूसरी आईडी के साथ। इसका मतलब क्या है? अगर जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ ना, देखो जो ये आईडी है ये है नोट्स की आईडी, और जो ये आईडी है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये नोट किसने लिखा है। अगर मैं यूज़र में आता हूँ, यूज़र में 2 आईडी है इब्शाम की, मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये जो नोट है ये इब्शाम ने लिखा है। ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और नोट ऐड कर लेते हैं, वी शुड ओनली कंज्यूम डेटा फ्रॉम इंटरनेट दैट इज यूजफुल फॉर अस। और हम कह देते हैं कि ये वाला जो नोट है ये अब्दुल्ला ने लिखा है। और एक लास्ट नोट हम डाल लेते हैं कि हाँ, young people should do exercise for having healthy minds in this era, for having to have। और हम कह देते हैं कि अगेन ये इब्शाम ने लिखा है। अब हमारे जो यूज़र्स हैं ना, उसके साथ हमने अपने नोट्स को कनेक्ट कर दिए। ठीक है। इसके ज़रिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे आ रहा है कि ये आपका इब्शाम ने लिखा है। इसी तरीके से अगर मैं 3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो कह रहा है कि ये हमारे अब्दुल्ला भाई साहब ने लिखा है।
ठीक है, अब हमने अपना डेटा तो कर लिया टेस्ट। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि इस डेटा को हम अपने एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। ओके, सो पेजेस बिल्ड करने से पहले हम एक डिज़ाइन कैप्चर कर लेते हैं कि हमने बनाने किस तरह के पेजेस हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक नोट्स का पेज हो, ठीक है, जिस पे हमारे सारे के सारे नोट्स शो हो। सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम नोट्स टेबल, यहाँ पे उसका सारा डेटा शो हो एक लिस्ट के अंदर। अब ये सारे हों लिंक्स, ठीक है, किसी भी लिंक पे अगर मैं क्लिक करूँ तो एक नया पेज खुले और उस स्पेसिफिक उसी नोट के बारे में फर्दर ऑन इंफॉर्मेशन हो यहाँ पे, ठीक है। सो दो पेजेस हमने बनाने, एक नोट का और एक नोट्स का। हमने अब ये टैकल करना है कि हमने इस पेज पे वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे लेके आनी है, हम कैसे इसकी आईडी पकड़ के इसके अंदर सिर्फ एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब बारी बारी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इन दोनों पेजेस के राउट्स क्रिएट करने हैं। हम नोट से स्टार्ट करते हैं। राउटर के अंदर अगर हम आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये राउट्स हैं। पहली चीज़ थोड़ा सा रीफैक्टर करते हैं। तो वो थोड़ा सा रीफैक्टर ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे राउट्स की फाइल ही अलग हो जाए। तो जैसे हमने कन्फिग के साथ किया था, रिटर्न की थी हमने अरे, इसी तरह हम राउट्स के साथ करते हैं। राउटर का ये चीज़ हम उठा लेते हैं, इस अरे को उठा लेते हैं और राउट्स के अंदर आके PHP रिटर्न कुछ इस तरह कर देते हैं और यहाँ पे हम रिक्वायर कर लेंगे हमारी routes.php को। अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं, जो पहले से हमारी एप्लीकेशन है पहले उसको टेस्ट कर लेते हैं। सो अगर मैं अपने लोकल होस्ट पे आता हूँ तो पहली चीज़ तो वो यहाँ पे कह रहे हैं अनडिफाइंड अरे आईडी index.php लाइन 10, कुछ चीज़ लिखी हुई है हमने जो कि एक सेकेंड, कंट्रोलर्स index.php, इसके अंदर आईडी जो है वो डिफाइंड नहीं है। इस चीज़ को हम अभी निकाल देते हैं और इस चीज़ को भी निकाल देते हैं। ओके, अब रीलोड करेंगे तो ये एरर चला जाएगा। अब नेक्स्ट आ रहा है कि आपका पोस्ट का जो वेरिएबल है वो भी डिफाइंड नहीं है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो, लास्टली ये पोस्ट टेबल से हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया था टेस्ट करने के लिए। तो इन चीज़ों को हम निकाल देते हैं एज ऑफ नाउ। व्यू के अंदर आएंगे और यहाँ से हमने इस पोस्ट वाले डेटा को भी निकाल देना है कंप्लीटली तौर पे, तो ये एरर चला जाएगा अब, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नोट्स एप्लीकेशन की बिल्डिंग। फॉर दिस पहली चीज़ आपने क्या करनी है, पहले हमने नोट्स का पेज बनाना है तो आपने नोट्स का राउट तैयार करना है। आपने सिंपली routes.php की फाइल में आना है। अब ये जितने स्टेप्स हैं ना, ये बार बार रिपीट होंगे, तो आप इन स्टेप्स को याद भी कर सकते हो। routes.php की फाइल में गए, यहाँ पे आके आपने /notes नाम का एक बनाया राउट, और आपने कहा कि अगर आप इस पे जाते हो तो क्या होगा, आपके सारे नोट्स शो होंगे। अब इसकी लॉजिकल फाइल का आपने एड्रेस देना है। आपने कहना है कि जब /notes पे जाया जाए तो रिक्वायर कर लो controller/notes.php को, notes.php को। अब क्या controller/notes.php एग्जिस्ट करता है? अगर नहीं करता तो एरर आएगा ऑब्वियसली। अगर मैं जाता हूँ /notes पे तो यहाँ पे आ जाएगा कि controller/notes.php फाइंड नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर एक फाइल डालता हूँ notes.php की, और यहाँ पे सिंपल हम एको कर देते हैं नोट्स पेज, नोट्स लॉजिकल फाइल। इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नोट्स लॉजिकल फाइल। इसका मतलब है कि अब हमारा राउट काम कर रहा है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका कंट्रोलर जो है वो आपका एक्चुअल पेज है। जो चीज़ आप रिक्वायर कर रहे हो ना राउट के अंदर, वो आपका एक्चुअल पेज है। अब नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, आपके नोट के अंदर ऑब्वियसली लॉजिकल फाइल के अंदर आपने अपनी HTML नहीं लिखनी, हमने हर चीज़ को अलग अलग लेके चलना है। हमने यही बात पहले भी की थी। जो राउट होगा ना आपका, राउट आपका रिक्वायर करेगा कंट्रोलर को। कंट्रोलर आपकी क्या है,
कंट्रोलर आपकी लॉजिकल फाइल है, इसके अंदर वो सारा डेटा आएगा जो आप, फॉर एग्जांपल लॉजिक आएगी जो आपने अपनी ऐप के लिए लिखनी है। अब उस लॉजिक के अंदर ये हो सकता है कि आप डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अपना डेटा, ठीक है, फिर उस डेटा को फर्दर ऑन जो भी लॉजिकल डेटा आप एक्सट्रैक्ट करोगे उसको आपने HTML में अगर शो करना ना, तो वो आपने काम करना है अपने व्यू की फाइल के अंदर, ठीक है। तो डेटा यहाँ से होता हुआ जाएगा व्यू की फाइल के अंदर, आपने बस ये मेक श्योर करना है, ये फ्लो आपका रहना चाहिए। अभी हमने राउट बिल्ड किया है, राउट ने रिक्वायर किया हमारे कंट्रोलर को, कंट्रोलर हमारा यहाँ पे आ गया, कंट्रोलर फिर रिक्वायर करेगा हमारी नोट्स डॉट व्यू डॉट PHP फाइल को। क्या ये एग्जिस्ट करती है? अभी नहीं करती। व्यूज स्लैश नोट्स डॉट PHP, तो व्यूज के अंदर आएंगे, हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे notes डॉट व्यू डॉट PHP, ओके। जो बाकी सारी चीज़ें हैं हमारी उसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे आए ये चीज़ सामान हमने यहाँ पे डाल दिया और हम यहाँ पे कह देंगे यू आर ऑन नोट्स पेज, ठीक है। अब नोट्स PHP से हम जैसे ही इस एको को ख़त्म करेंगे तो हम बेसिकली क्या रिक्वायर कर, हम कह रहे हैं कि राउट पे जब जाए तो ये कंट्रोलर की फाइल शो, कंट्रोलर की फाइल के अंदर क्या शो हो रहा है हमारा HTML। अभी हम कोई डेटा यहाँ लॉजिक प्रोवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ सिंपल HTML को हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास आ गया कि ये सारी चीज़ें हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल है हेडिंग नाम का। अब ये क्यों है? अगर हमने किसको कॉपी किया है, इंडेक्स डॉट PHP को, इसके अंदर हमारे पास बैनर के अंदर एक था हेडिंग, ठीक है, और ये हेडिंग हमें मिल रही थी हमारे कंट्रोलर फाइल से। तो अगर जैसे हम बाकी में देखते हैं ना, हमारे पास एक हेडिंग है होम पेज है, हमारे पास एक हेडिंग है कॉन्टैक्ट, हम सिंपली अगर ये हेडिंग अब ऐड कर देंगे हमारे नोट्स के कंट्रोलर के अंदर और इसको रीलोड करेंगे तो हमारा ये एरर भी ठीक हो गया। वो कह रहा है कि आप अपने नोट्स के पेज पे ऊपर आ गए हो, लेकिन फनीली हमारी नोट्स के पेज की हमारे पास लिंक ही नहीं है, ऊपर शो नहीं हो रही। तो हमने क्या करना है, हमने अपने नैव के अंदर जाना है, अपने पार्शल्स के अंदर अपने नैव के अंदर जाना है, यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करके लास्टली हमने कहना है कि स्लैश नोट्स पे अगर जाया जाए, स्लैश नोट्स पे अगर जाया जाए तो यहाँ अबाउट आ रहा है। अभी अबाउट क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे नोट्स लिखना है हमें। हमने कहा है कि इस लिंक पे क्लिक हो तो उसका href क्या होगा, स्लैश नोट्स, तो स्लैश नोट्स पे जाया जाएगा। फिर चेक किया जाएगा कि क्या हमारा करंट इक्विवेलेंट नोट्स ही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टाइलिंग की होएगी। इसको जैसे ही रीलोड करते हैं तो आप नोट्स के ऊपर हो राइट नाउ। अभी आप अबाउट पे जा सकते हो, आप नोट्स पे जाओगे तो आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। अब हमने इस पेज पे हमारे डेटा को शो करना है। कौन से डेटा को? जो डेटा हमारी डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। तो आप सिंपली सारी लॉजिक हमने क्या बात की है कि आप अपने कंट्रोलर की फाइल में लिखते हो, आप अपने कंट्रोलर की फाइल में आओगे। अब यहाँ पे आपने अपने डेटाबेस का यूज़ करना है। जो हमने डेटाबेस क्रिएट की थी पहले, हमने इसकी इंस्टेंस बनानी है और हमने बताना है बारी बारी कि हमें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेंज जो मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं फेच ऑल को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर मुझे सिर्फ सिंपल फेच भी करना पड़े। हमने बात की थी कि आप फेच का यूज़ करते हो जब आपको सिंगल एक नोट चाहिए होता है, और फेच ऑल का आप यूज़ करते हो जब आपको एक से ज़्यादा नोट्स चाहिए होते हैं। हम सिंपली इस स्टेटमेंट को रिटर्न करेंगे और फेच ऑल को हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जाते हैं यहाँ पे, जाके एक अपनी इंस्टेंस बना लेते हैं डेटाबेस की, न्यू डेटाबेस, राइट। और फिर हमने अपने डेटाबेस के अंदर क्या क्या ऐड करना था, हम इसकी बात करते हैं। हमने डेटाबेस के अंदर अपनी ये कन्फिग ऐड करनी थी। ये कन्फिग ऐड करेंगे तो ये बताएगा कि आपने डेटाबेस को, कौन सी डेटाबेस को कनेक्ट करना है, कहाँ से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अगेन नोट्स के अंदर जाते हैं। अगर हम इंडेक्स पे देखें अपने, तो हमने अपनी कन्फिग को रिक्वायर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें ये यहाँ पे चाहिए, रिक्वायर कन्फिग डॉट PHP। जब हम इसको रिक्वायर करेंगे तो हमारी ये वाली अरे रिटर्न होगी उसके अंदर। अब इसको हमने इसके अंदर पास कर देना, ठीक है। फिर
नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसके अंदर पास करनी है वो है हमारा यूज़र नेम जो कि है रूट, और पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं है। अब इसके ऊपर, इस इंस्टेंस के ऊपर मैंने अपने फंक्शंस को अप्लाई करना है। हम डेटाबेस के ऊपर आते हैं, हमने एक इंस्टेंस बनाई है, हमारे पास कौन से फंक्शन है, हमारे पास एक क्यूरी फंक्शन है। क्यूरी फंक्शन क्या करता है, एक क्यूरी लेता है और पैराम्स लेता है। ये पैराम्स क्या है इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, वैसे हमने डिस्कस किया था इसके बारे में ऑलरेडी, लेकिन ये पैराम्स बेसिकली वो हैं जो हमने कहा था कि आपने आईडी वगैरह को अपने डायरेक्टली इनपुट नहीं करना अपने क्यूरी के अंदर, आपने अलग से इसको पैराम्स के अंदर लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कहते हैं कि हमारे जो डीबी है इसके ऊपर एक फंक्शन है क्यूरी नाम का। आपने इसको कॉल करना है, आपने कहना है सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम नोट्स टेबल, और इसको आप कर लो फेच ऑल। अभी हम ये करते हैं, इसको हम स्टोर कर देते हैं हमारे नोट्स के अंदर, और डी करके देखते हैं हमारे नोट्स को कि हमारा नोट्स का जो काम है वो वर्क कर रहा है अभी कि नहीं। अगर हम रीलोड करते हैं तो यहाँ पे हमारे नोट्स के अंदर जितना भी डेटा है वो हमें शो हो गया है। हम अपने इस डेटा को पास कर रहे हैं अपने व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर फिर ये डेटा बारी बारी शो करना है, राइट। सो हमने सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया है फ्रॉम नोट्स, हमारे सारे के सारे नोट्स आ गए हैं। अब इस नोट्स के वेरिएबल को हमारा व्यू का जो फाइल है वो एक्सेस कर सकता है। हमने सिंपली जाना है अपने नोट्स के व्यू के अंदर, नोट्स टेबल के ऊपर ही ना, आप कोई मसला नहीं, आपने यहाँ पे एक नया डिव क्रिएट करना है जिस डिव के अंदर आप एक यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करोगे, और इसके अंदर हम एक फोर लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर ईच notes as note and for each। अब पहले तो डिस्कस करते हैं कि हो क्या रहा है या मैं चाह क्या रहा हूँ। हमारे पास क्योंकि एक अरे आ रही है, रिटर्न हो रही है, तो मैं इस अरे के ऊपर लूप से ट्रैवल कर सकता हूँ बारी बारी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये वाली अरे हमारी एक नोट है, ये वाली अरे हमारी दूसरी नोट है, और ये वाली अरे हमारी तीसरी नोट है, ठीक है। तो मैं अपने नोट्स की अरे के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ, हर एक इनर अरे को कह रहा हूँ कि वो एक नोट है। अब मैं सिंपली कह सकता हूँ कि मेरे हर एक इनर अरे का मुझे li के अंदर बॉडी चाहिए, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ नोट, नोट की आईडी मुझे शो करनी है, नहीं, मुझे नोट की डिस्क्रिप्शन शो करनी है। तो मैं नोट की ऐसे की दूंगा अपनी एसोसिएटिव अरे की, इसकी डिस्क्रिप्शन शो करूंगा, जैसे ही रीलोड करूंगा तो मेरे पास मेरे डेटा शो होना शुरू हो जाएगा। अब हमारा डेटा यहाँ पे शो तो हो गया, लेकिन फॉर सम रीजंस हमारी लिस्ट स्टाइल्ड नहीं है। तो इनको स्टाइल करने के लिए आप सिंपली अपने लिस्ट टैग के अंदर क्लास ऐड कर सकते हो लिस्ट, और डिस्क टाइप, मतलब कि डिफ़ॉल्ट है ये लिस्ट टाइप आपकी, तो आपकी लिस्ट स्टाइल हो जाएंगे। अब हमने नेक्स्ट बात की थी कि ये हमारी जो लिस्ट है ये लिंक्स होनी चाहिए जो कि आगे हमारे सिंगल सिंगल नोट्स के ऊपर जाएंगी। सो यानी कि हर एक लिंक पे अगर क्लिक किया जाता है तो ये फिर बाद में उस स्पेसिफिक नोट के ऊपर जाएंगे। तो वापस आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन सारी लिंक्स को हम बना देते हैं एंकर टैग, कुछ इस तरह, और हम कहते हैं कि इनका जो href है वो है /note, फिर क्यूरी हमने देनी है। यहाँ पे क्यूरी क्यों देनी है वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर होता क्या है, देखो जब आप एक सिंगुलर नोट की बात करते हो ना, तो अगर मैं कहूँगा ना कि इस लिंक ने वहाँ पे मुझे लेके जाना है /note की तरफ, /note पे तो मैं चले जाऊँगा, लेकिन मुझे वो आईडी चाहिए
ताकि मैं फिर बाद में डेटाबेस से कह सकूं कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम नोट्स वेयर आईडी इज, जो भी आईडी उसकी होगी उस स्पेसिफिक नोट की, ठीक है। तो मुझे क्यूरी के अंदर अपने जो मेरा यूआरएल है उसके अंदर बताना पड़ेगा कि स्लैश नोट्स पे तो जाओ, लेकिन जो भी मेरे नोट्स की आईडी है उसके डेटा को अंदर शो करो, ठीक है। यहाँ पे उस आईडी को आना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, देखें अगर मैं अपने कंट्रोलर फाइल के अंदर आऊँ ना और दोबारा से डी करूँ तो हमें यहाँ पे वो एक आईडी दे रहा है, नोट की आईडी। वो कह रहा है कि आपके नोट की आईडी इसकी 6 है, इस नोट की आईडी आपकी 7 है, इस नोट की आईडी आपकी 8 है। मुझे इन आईडीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। सो हमने सिंपली करना क्या है, इस आईडी को ऐसे क्यूरी के अंदर पास करना है कि स्लैश नोट आईडी इज इक्वल टू 6 कुछ या 7, इस तरह कुछ ये जाए। तो हम करेंगे क्या, हम सिंपली जाते हैं अपने व्यू के ऊपर और यहाँ पे आके हम कहेंगे स्लैश नोट, फिर यहाँ पे हम अपने PHP के कोड को ओपन करते हैं। अब क्योंकि हम एको ही कर रहे हैं यहाँ पे तो एको का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कह देंगे सिंपली क्वेश्चन मार्क, आईडी इज इक्वल टू जो भी हमारी नोट की आईडी है वो यहाँ पे आ जाए। अब इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं, हम रीलोड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी लिंक्स हैं इसलिए ऊपर ये हमारा आ रहा है, कर्सर बना हुआ आ रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, इसको कहते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है वो ब्लू होगा, ब्लू 500, ये अंडरलाइन होगा। अंडरलाइन वैसे नहीं होना चाहिए, जब इस पर होवर हो तो इसका जो टेक्स्ट है वो ब्लू हो के 900 हो जाए, शेड चेंज हो जाए कुछ इस तरह। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो वो नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बॉटम पे, तो वहाँ पे आ रहा है लोकल होस्ट स्लैश नोट क्यूरी आईडी इक्वल 6, फिर लोकल होस्ट स्लैश नोट क्यूरी आईडी इक्वल 7। अब हम इस पेज को अगर खोलेंगे ना तो ये अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि उसका राउट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पेज नॉट फाउंड। लेकिन अगर आप ऊपर क्यूरी में देखो तो आ रहा है नोट स्लैश क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू 6। अगर लास्ट वाला खोलते हैं आईडी इज इक्वल टू 8। तो डायनामिक हमने राउट्स अपने लिंक्स के क्रिएट कर दिए, लेकिन वो राउट अभी एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम जाते हैं दोबारा से राउट्स पे, यहाँ पे लिखते हैं स्लैश नोट, सिंपल स्लैश नोट, सिंपल स्लैश नोट का कंट्रोलर, कंट्रोलर में आके दोबारा से नोट डॉट PHP बनाएंगे। यही सारा कुछ यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा जो हेडिंग है वो नोट है, कॉन्फ़िगरेशन हमें वही चाहिए, डेटाबेस भी हमें वही चाहिए। लेकिन जब हम अब क्यूरी कर रहे हैं तो हमने क्या कहना है, हमने कहना है कि हमें एक सिलेक्टिव एक नोट चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ जो हमने करनी है वो ये कि हमें एक नोट चाहिए तो हम सिर्फ फेच का यूज़ करेंगे, फेच ऑल का यूज़ नहीं करेंगे। और सेकंड चीज़ ये सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम नोट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और हमने जो बात की थी आगे आपने कॉलम अपना कोमा डालना है। अब ये वो पैराम्स हैं जिसकी डेटाबेस बात कर रहा था, ये वाले की, कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पैराम्स एम्प्टी होंगे। इस पैराम के अंदर आपने अपनी वो आईडी बतानी है जो आपने कैप्चर की है। अब मज़े की बात ये है कि देखें अगर मैं नोट्स पे जाता हूँ ना, नोट 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 कॉमा नहीं डाला। अगर मैं नोट्स पे जाता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो मुझे अभी तो ये शो नहीं हो रहा, आप इस चीज़ को छोड़ दें, मुझे ये वाली आईडी की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं ये आईडी की इंफॉर्मेशन
अपने यूआरएल में से कैसे निकाल सकता हूँ? मेरे पास अगेन एक सुपर ग्लोबल है जिसको आप कहते हो, इस चीज़ को चलें आप छोड़ दें अभी। हमारे पास अगेन एक सुपर ग्लोबल है जिसको आप कहते हो अंडरस्कोर गेट। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, कि हम लिंक्स पे जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। हम अभी गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जितनी भी गेट रिक्वेस्ट, अभी आपको ये पता होना चाहिए, हम जितनी भी गेट रिक्वेस्ट करते हैं हमारे पास क्यों कोई ना कोई हो सकता है क्यूरी का डेटा हमारे पास हो, नहीं भी हो सकता लेकिन हो भी सकता है। और किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली क्यूरी का डेटा हमें शो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली गेट रिक्वेस्ट में हमें अक्सर औकात क्यूरी का डेटा शो होगा। हमें क्या चाहिए, हमें इस गेट रिक्वेस्ट से इंफॉर्मेशन निकालनी है हमारी आईडी की। तो हम सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको डीडी करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर है क्या है। हम इसको अगर रीलोड करेंगे ना तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास एक अरे है, उसके अंदर आईडी है जिसकी स्ट्रिंग है 6, ठीक है, हमें ये आईडी चाहिए। अच्छा, अगर हम ये चीज़ रिमूव कर देते हैं ना तो ये अरे एम्प्टी हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। लेट्स से अगर मैं इस डी फंक्शन को ऐड करता हूँ नोट्स के अंदर, तो राइट नाउ ये अरे एम्प्टी होगी क्योंकि मेरे पास नोट्स के बाद कोई क्यूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर इसके क्यूरी डालता हूँ अगर कोई, तो यहाँ पे आ जाएगा ID3। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर और एक चीज़ डालता हूँ पासवर्ड इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे एक पासवर्ड की भी आ जाएगी हमारे पास। हमने सिंपली इस अरे के अंदर से इस आईडी को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, और नोड के अंदर गए, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आईडी और हमने कह दिया गेट ग्लोबल में से मुझे आईडी निकाल दो। अगर हम इस आईडी को प्रिंट करते हैं अब तो यहाँ पे आ रहा है कि आपकी आईडी 6 है, ये 6 और ये 6 मैच कर रहा है। अब मैं इस आईडी का यूज़ करके, जो डेटा मेरे पास आ गया है, इसका यूज़ करके अपने डेटाबेस से स्पेसिफिक वो वाला नोट निकाल सकता हूँ। कैसे? db query select everything from notes where id is equal to question mark। हमने अपनी आईडी के अंदर आपने इनलाइन नहीं करनी अपनी आईडी, यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करने वाला, ये काम नहीं करना आपने। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन मार्क लिखना है और अपने पैराम्स के अंदर वो आईडी आपने देनी है, ठीक है। सो जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं यहाँ पे आ जाता है अनडिफाइंड वेरिएबल नोट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है राइट नाउ, क्योंकि नोट का हमारा व्यू अभी तैयार नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ बस टेस्ट करनी है डी फंक्शन में आके कि हमारा नोट आ भी रहा है कि नहीं। इसको नोट के अंदर सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, और हमारे पास एक पीडीओ ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कह रहा है कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम जो भी है फ्ला 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 फ्ला। ये हमारी क्यूरी स्ट्रिंग आ रही है राइट नाउ। क्यूरी स्ट्रिंग क्यों आ रही है? क्योंकि हमने फेच ही नहीं किया, इसको हमने फेच भी करना है। अब अगर रीलोड करते हैं तो हमारे पास हमारी अरे वापस आ गई है। छठा वो नोट जिसकी आईडी 6 है उसके अंदर डेटा लिखा हुआ है सोशल मीडिया इज डिस्ट्रॉइंग योर माइंड्स। अगर हम टेबल प्लस पे आते हैं, वो आईडी जिसकी 6 है उसका नोट लिखा हुआ है सोशल मीडिया इज डिस्ट्रॉइंग यंग माइंड्स। सिमिलरली अब अगर हम चेंज करते हैं 8 पे आते हैं तो हमें रे रिटर्न होती है यंग पीपल शुड डू एक्सरसाइज टू हैव हेल्दी माइंड्स इन दिस एरा। हमारा डेटा हमें पता है कि सक्सेसफुली हम फेच कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट काम क्या है कि हमारे व्यू के अंदर हमने इस डेटा को एक्सेस करना है। तो इस नोट के डेटा को हम सिंपली एक व्यू बनाएंगे, मैंने यहाँ पे पहले से बना ली है node.view.php। इसके li के अंदर हमने आके सिंपली अपने नोट की डिस्क्रिप्शन को एको कर देना है। अगर मैं आके रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है कि यू आर ऑन नोट्स पेज एक्सेट्रा। अच्छा, इसको हटा देते हैं यहाँ से।
यहाँ पे आ रहा है सोशल मीडिया इज़ डिस्ट्रॉइंग आवर माइंड, ये हमारी डिटेल है उस स्पेसिफिक नोट की। अगर गो बैक पे क्लिक करते हैं तो हम दोबारा नोट्स पे आ जाते हैं। फिर वी शुड कंज्यूम डेटा पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आ रहा है वी शुड कंज्यूम डेटा फ्रॉम इंटरनेट दैट इज़ यूजफुल फॉर अस, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम चेंज करें ना यहाँ से डेटाबेस से, थोड़ा चले अच्छा लगे ज़रा, हम इसके अंदर आते हैं, एक कॉलम ऐड करते हैं और इसको कहते हैं टाइटल। टाइटल जो है वो वारकार होगा 255, टाइटल हमारा नल नहीं हो सकता। इसको सेव करते हैं, अपने डेटा के स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। अब टाइटल तीनों के एम्प्टी हैं, हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमारा जो नोट है पहला वो सोशल मीडिया पे है, जो दूसरा नोट है मेरा वो है डेटा कंजम्पशन, जो तीसरा नोट है वो है मुझे वाई एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। इन तीनों चीज़ों को सेव करते हैं, अपने नोट्स के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे जो हम पहले डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिस्ट में दे रहे थे ना, इसकी जगह हम टाइटल पे देते हैं। तो अगर अब हम नोट्स पे आते हैं ना तो हमारा अब टाइटल्स शो होंगे कि हमारे नोट्स किस किस बारे में है। हमारा पहला नोट है सोशल मीडिया के बारे में, फिर उसके बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, राइट। सो आज हमने क्या क्या किया है, आज हमने सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है। डेटाबेस से डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डेटाबेस में अभी हम डेटा ऐड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने ये भी डिस्कस करना है कि डेटाबेस में हम डेटा ऐड कैसे कर सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो, अपडेट कैसे कर सकते हो। लेकिन एट दिस स्टेज आप अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो तो ये मोर देन एनफ है। हमने क्या किया आज, हमने 2 पेजेस बनाए। नोट्स नाम का पेज, यहाँ पे हमारे नोट्स के टाइटल्स के साथ लिंक्स थी। लिंक पे अगर क्लिक किया जाता है तो ये लिंक जाती हैं एक दूसरे पेज पे जिसको हमने कहा नोट। अब इनकी लिंक में स्पेशल चीज़ क्या थी कि इनकी लिंक में आपकी एक क्यूरी साथ ऐड होती है जिसमें आईडी का डेटा होता है। हर एक नोट की आईडी का डेटा होता है। फॉर एग्जांपल 6 अगर आईडी है तो यहाँ पे जो हमारा यूआरएल होगा वो होगा /note id इज इक्वल टू 6। फिर हम इस आईडी के डेटा को कैप्चर करेंगे अपने गेट सुपर वेरिएबल से, ठीक है। फिर जब हम कैप्चर कर लेंगे, फिर इस गेट सुपर वेरिएबल ने जो हमें आईडी दी है उस आईडी का यूज़ करके हम डेटाबेस से उस नोट को निकालेंगे। यानी कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम नोट्स वेयर आईडी इज, जो भी आईडी मुझे मेरे गेट सुपर ग्लोबल ने रिटर्न की है, जो डेटा आएगा उसको हम वापस यहाँ नोट पे एज अ डिस्क्रिप्शन शो कर देंगे। आई होप कि आपको आज जो हमने सारा कुछ किया इसकी अच्छे से समझ आई होगी। हमने आज देखा है कि हमने जो मेन चीज़ें हैं वो ये हमने देखी हैं कि डेटाबेस के अगर टेबल्स हैं तो उनको आपस में हमने 2 टेबल्स को कैसे कनेक्ट करना है, हमने फॉरेन कीज़ का यूज़ करना है। ऑलराइट, फिर हमने देखा है कि हमने अगर कोई स्पेसिफिक डेटा को रेंडर करना है पेज में तो हमने कैसे करना है, हमने गेट सुपर ग्लोबल का यूज़ करना है, उस आईडी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है और उसकी आईडी की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिर हमने डेटाबेस से डेटा फेच करके अपने वेबसाइट के अंदर रेंडर करना है। सो गेट सुपर ग्लोबल। अब नेक्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे करना है। आई होप कि आज जितना भी किया है हमने वो आपको समझ आया होगा। विद दैट सेड, अल्लाह हाफिज़।